नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, दिशा और सुशांत का न्याय, अदालती न्याय तो मिलना शुरू होगा ही होगा। इसी सप्ताह अदालत में तारीख लगने वाली है, आप सबको मालूम है, क्योंकि पिछले सप्ताह में जो दिशा के वकील हैं, सतीश सालियान के वकील हैं, उन्होंने जो अर्जी लगाई, उस अर्जी के बाद एक जस्टिस ने खुद को रिक्यूज कर लिया, मतलब सुनवाई से अलग कर लिया। और उसका कारण ये बताया कि क्योंकि वो पिछले दिनों जज बनने के पहले वो सीबीआई के कौंसल रहे हैं, उनके एडवोकेट रहे हैं और उनको इस मामले की जानकारी है। इसीलिए ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। अब ये सवाल समझ में नहीं आ रहा है कि वो सीबीआई के अगर वो वकील रहे हैं तो इतनी पारदर्शिता वो बरतना चाहते हैं कि इसका इन्फ्लुएंस उनके ऊपर हो सकता है, इसलिए उन्होंने खुद को अलग कर लिया। कमाल की बात है। एक तरफ तो हम लोग एक दर्शन को फॉलो करते हैं कि नहीं, वकील हैं तो वो वकील का तो है कि किसी के पक्ष में खड़े होना है। अगर कहीं न्याय की अवहेलना हो रही है तो उसके पक्ष में खड़े हो जाएंगे। लेकिन खैर, एक जो लीगल सुचिता जिसको आप कहते हैं, सैंक्टिटी के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया, वो खुद को अलग कर लिया। इसके पहले माननीय चीफ जस्टिस चंद्रशेखर जी ने भी खुद को अलग कर लिया। उसके पहले 1.5 साल तक जस्टिस दीपेंद्र उपाध्याय चीफ जस्टिस रहे, ट्रांसफर हो गया उनका, वो आ गए दिल्ली, उन्होंने पीआईएल की सुनवाई नहीं की थी। उसके बाद जब सतीश सालियान का रिट पिटीशन आया, उसके बाद सुनवाई शुरू हुई। आलोक अराधे साहब जब चीफ जस्टिस थे, जो अब सुप्रीम कोर्ट एलिवेट होकर के चले गए हैं, आलोक अराधे साहब जब चीफ जस्टिस हुए मुंबई हाई कोर्ट के, तो 7 दिन के अंदर में पीआईएल पर सुनवाई शुरू हो गई थी। आप याद कीजिए, फरवरी 2025 में पीआईएल पर सुनवाई शुरू हो गई थी, लेकिन उसके बाद वो ठंडे बस्ते में चला गया। आखिर में मार्च में सतीश सालियान खुद बाहर आए और उन्होंने अपनी रिट पिटीशन फाइल की। और मार्च से लेकर के अब ये मार्च आने वाला है, एक के बाद एक जज साहब बदलते जा रहे हैं, बेंच बदलते जा रहा है। कभी ये जज नहीं, कभी वो जज नहीं, 3-3 जज खुद को बाहर कर लिया है। बावजूद इसके इसी सप्ताह तारीख लगने की उम्मीद हो गई है, क्योंकि आज सोमवार है और सोमवार को हमारे वकील पहुंच रहे हैं अदालत और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अविलंब हमें तारीख दें। तो पहली बात तो ये तय मान लीजिए कि इस सप्ताह में निश्चित रूप से कोई ना कोई तारीख मिल जाएगी। बहुत अगर हुआ तो अगले सप्ताह, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस सप्ताह तारीख मिल जानी चाहिए। और जो प्रेयर लगाई गई है कि एक महिला जज के नेतृत्व में एक लार्जर बेंच दिया जाए, 3 सदस्यीय बेंच दिया जाए और महिला जज के नेतृत्व में अगर इसकी सुनवाई हो तो और भी अच्छी बात है। महिला जज की मांग की गई है, क्योंकि यह मामला चूंकि एक लड़की के बलात्कार और उसके बाद हत्या से जुड़ा हुआ है, इसलिए संवेदनशील होकर के संभवतः महिला जज शायद इस केस के प्रति न्याय बरत सकते हैं, न्याय कर सकते हैं। ऐसी प्रेयर प्रार्थना लगाई गई है सतीश सालियान के वकीलों की तरफ से। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो बाकी जज होंगे वो न्याय नहीं देंगे, वो भी न्याय देंगे। लेकिन एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए कि महिला जज को, खास तौर से चूंकि ये केस महिला से जुड़ा हुआ है, अगर एक व्यक्ति या पुरुष के किसी मर्डर का मामला होता तो शायद ये प्रार्थना नहीं लगती। लेकिन चूंकि एक महिला के साथ गैंगरेप और मर्डर का मामला है, इसलिए यह प्रार्थना लगाई गई है कि इसमें अगर महिला जज इस बेंच में आ जाए तो न्याय मिलने की उम्मीद संभवतः बढ़ जाएगी। अब आप कह सकते हैं कि जो पहली महिला जज थी, उनको तो, उनसे तो अलग हट करके न्याय की अपील की गई थी, जस्टिस रेवती मोहिते डेरे। रेवती मोहिते डेरे के बेंच में जब ये मामला गया तो वकील ने कहा कि नहीं, मैं इनके साथ ये सुनवाई नहीं हो सकती थी, क्योंकि उसका कारण बताया कि उनका रिश्ता कैसे एनसीपी के नेताओं के साथ है, एनसीपी के नेत्री के साथ है, और उनका रिश्ता फिर ठाकरे ब्रदर्स के साथ और ठाकरे फैमिली के साथ है। ऐसी परिस्थिति में वहां न्याय नहीं मिल सकती। और आज की परिस्थिति में जस्टिस रेवती मोहिते डेरे का ट्रांसफर हो गया है मेघालय हाईकोर्ट। उनके ऊपर करप्शन के भी संगीन
संगीन मामले थे। और जब सुप्रीम कोर्ट से मेघालय हाई कोर्ट तबादला किया जाता है मुंबई, दिल्ली या चेन्नई या पटना जैसे अदालतों से, तो ये माना जाता है कि ये पनिशमेंट पोस्टिंग है। और सुप्रीम कोर्ट इस ख्याल के हो गए हैं कि माननीय जज साहिबा या जज साहब के खिलाफ जो कुछ भी आरोप लगाए गए हैं उसमें सत्यता है। ये एक कन्वेंशन बन गया है। तो मेघालय हाईकोर्ट, इसके पहले जो मुंबई हाईकोर्ट के एक जज थे, उनका जब ट्रांसफर किया गया था मेघालय, तो उन्होंने इसे पनिशमेंट पोस्टिंग समझा और इस्तीफा दे दिया। वो ट्रांसफर पर गए नहीं, ज्वाइन करने के लिए गए नहीं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जस्टिस रेवती मोहिते डेरे वहां ज्वाइन करेंगी कि नहीं करेंगी। अब ज्वाइन कर लिया है नहीं कर लिया है इसकी जानकारी तत्काल अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन जस्टिस रेवती मोहिते डेरे का ट्रांसफर मेघालय हाईकोर्ट हो गया है। लेकिन ये तो अदालती बात है। अदालती बात के इतर अब असली जो बर्बादी है ठाकरे परिवार की, वो शुरू हो गई। जनता ने लोकसभा में रिजेक्ट किया, जनता ने विधानसभा में रिजेक्ट किया और जनता ने लोकल सेल्फ गवर्नेंस के चुनाव में भी रिजेक्ट कर दिया। पूरे महाराष्ट्र से तो सुपड़ा साफ हुआ ही, पूरे महाराष्ट्र से, लेकिन मुंबई से सुपड़ा साफ हुआ। मुंबई में अभी इनकी अंदर खाने एक प्लानिंग चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से मेयर का उम्मीदवार घोषित होना था। जाहिर है 83, 84 सीट, 89 सीट जिसके पास होगी 227 में से, उसका मेयर का उम्मीदवार नहीं हो और एकनाथ शिंदे की पार्टी से हो जाए और शिवसेना उद्धव की पार्टी से हो जाए, ऐसी तो कल्पना हो नहीं सकती है। शिवसेना उद्धव की पार्टी तो फिनिश हो गई, खत्म हो गई। पूरा महाविकास अघाड़ी मिला करके 72 सीट हो रहा है। महाविकास अघाड़ी में कौन कौन हो गया? एनसीपी शरद पवार, कांग्रेस पार्टी और शिवसेना उद्धव गुट, ये सबको मिला देते हैं तो टोटल क्षमता जो है, टोटल कैपेसिटी जो हाउस में बन रही है, जो मुंबई महानगर पालिका के जो सदन है, उसमें 227 में से 72 कैपेसिटी है, 72 सीट इनके पास है महाविकास अघाड़ी के पास। इन्होंने जो आजमाइश की थी कि चलिए कोई बात नहीं है, आपका मेयर हो जाएगा, मेरा डिप्टी मेयर हो जाएगा, या सदन के स्टैंडिंग काउंसिल में या अलग अलग जो कमिटी है उसमें हमारा दबदबा रह जाएगा, कुछ ना कुछ इस तरह से तिकड़म कर लेंगे। फ्लोर मैनेजमेंट की कोशिश कर रहे थे। सबके सब सारे मैनेजमेंट धरे रह गए। भारतीय जनता पार्टी ने मुंबई के अपने, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि एक तो मेयर बीजेपी का होगा अगर बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी होती है तो, नंबर 1। नंबर 2, मराठी भाषी होगा। और नंबर 3, अगर हो सका तो महिला होगी। भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी हो गई। मराठी एक कैंडिडेट को चुनना था, मराठी का भी चयन हो गया। और महिला को चुनना था तो महिला को चुन लिया। क्यों मैं कह रहा हूं? 25 वर्ष से जो पिछली मेयर थी वो शिवसेना उद्धव की थी, किशोरी पेडनेकर। और किशोरी पेडनेकर कितनी बड़ी खिलाड़ी हैं इसकी जानकारी तो आपको है ही। यही किशोरी पेडनेकर थी जो गई थी, नहीं ये तो रितु तावड़े जी हैं, हाँ, किशोरी पेडनेकर का तस्वीर अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। किशोरी पेडनेकर गई थी सतीश साल्यान के पास और किशोरी पेडनेकर सतीश साल्यान को डरा रही थी, धमका रही थी कि आपके बच्चे के बारे में देखिए मीडिया क्या क्या बोल रही है, ये आपको अच्छा लग रहा है क्या? करतूत करने वाले के तरफ से किशोरी पेडनेकर गई थी जो मुंबई की मेयर थी, यही सलाहकार बनी हुई थी, यही मैसेंजर थी छोटे ठाकरे का, और पिता पुत्र का मैसेंजर बनकर के सतीश साल्यान को डराने धमकाने का काम कर रही थी किशोरी पेडनेकर। आज किशोरी पेडनेकर की जगह और 25 वर्ष से मेयर के पोस्ट पे लगातार इस बाप बेटे की पार्टी की तूती बोलती रही। सीट कम था उसके बाद भी, सीट तो खैर मुंबई महानगर पालिका में सीट अधिक रहा, इसलिए इसकी तूती बोलती रही। 25 वर्षों का राज मित्रों ध्वस्त हो गया, खत्म हो गया। और आज जो माननीय किशोरी पेडनेकर जो चक्कर लगाती थी, जो डराती थी, जो धमकाती थी
क्योंकि आपको मालूम है 74,000 करोड़ का बजट है। मैंने पहले आपको बता रखा है कि बाप बेटे को पूरे महाराष्ट्र में खत्म हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन मुंबई से जो खात्मा हो रहा है इसका दर्द वो सहन नहीं कर पा रहे हैं, बाप बेटे दोनों। क्योंकि यहीं से उनकी दुकान चल रही थी। 74,000 करोड़ की मलाई पर बैठा हुआ था ये दोनों बाप बेटा। यहीं से वो बॉलीवुड को भी साधता था, यहीं से वो एडमिनिस्ट्रेशन को साधता था, यहीं से ये पुलिस को भी साधता था। और इसीलिए मुंबई पुलिस बदनाम रही 25 वर्षों तक। अब शायद सफाया होगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि शैलेंद्र नगरकर को भारतीय जनता पार्टी का एमएलए, भारतीय जनता पार्टी का मंत्री के सामने में एमएलए गाली गलौज कर रहे हैं, गाली गलौज। लेकिन फिर भी उसके कान के ऊपर जू नहीं रेंग रहा है। क्यों? क्योंकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में इस दोनों बाप बेटे की हनक थी और वो कहीं ना कहीं से इसको मैनेज करता था। क्योंकि मुंबई की जो पुलिसिंग है ना, वो वहां के मुंबई के संपत्तियों पर एक प्रकार से राज करती है। और संपत्ति किसके पास थी? इसी मुंबई महानगर पालिका के पास थी। मतलब जमीन उसके पास है, हाट उसके पास है, बाजार उसके पास है, मॉल उसके पास है, सब कुछ उसके पास है। तो ये कहां से कमाई होती है पुलिस की? इन्हीं सब चीजों से तो कमाई होती है। इन सब चीजों पर किसका राज था? शिवसेना उद्धव का राज था। अब शिवसेना उद्धव के इस राज की वजह से बहुत सारे पुलिस ऑफिसर जो थे, ये इनकी चाकरी लगाते थे और इनके इशारे पर नाचते थे। और हैरानी होगी आपको कि मुंबई का पुलिस कमिश्नर और महाराष्ट्र का डीजीपी, मुंबई का पुलिस कमिश्नर महाराष्ट्र के डीजीपी को रिपोर्ट नहीं करता है। कल्पना कीजिए आप। क्यों? क्योंकि मुंबई का पुलिस कमिश्नर इक्विवेलेंट है मुंबई के डीजीपी के पोस्ट। मतलब सेम रैंक का आदमी कोई मुंबई का पुलिस कमिश्नर बनता है और कोई डीजीपी बनता है। मतलब अकेला मुंबई समझिए तो पूरा महाराष्ट्र है। मुंबई महानगर पालिका नहीं है, अकेला मुंबई अगर आप मान लें तो समझिए कि पूरा महाराष्ट्र 2-2.5 करोड़ की तो आबादी है। और इतना बड़ा, इतना विशाल शहर, उस शहर का जो सर्वे सर्वा होगा पुलिस में और उस शहर का जो सर्वे सर्वा होगा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में, जो मुंबई का कमिश्नर होगा, नॉर्मल कमिश्नर, जो कि मेयर के साथ मिलकर के काम करेगा, एग्जीक्यूटिव हेड होगा वो। लेकिन मेयर जो है वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, इनका कोई बहुत ऑर्डर चलने वाला नहीं है, लेकिन सुपरविजन तो चलता है। पॉलिटिकल बिरादरी की हनक तो होती है। तो पॉलिटिकल हनक, गुंडागर्दी, हफ्ता वसूली इस दोनों बाप बेटे की चलती थी। इसी मुंबई महानगर पालिका की वजह से चलती थी। मुंबई का ऐसा कोई कोना नहीं था जहां इस दोनों बाप बेटे की हनक नहीं थी, हफ्ता वसूली के रूप में। और उस हफ्ता वसूली में इनको मदद करती थी मुंबई की पुलिस, क्योंकि मुंबई की पुलिस पर भी इनका एक छत्र राज था। आज के बाद मुंबई की पुलिस पर से इनका अंकुश खत्म। और मुंबई का जो 74,000 करोड़ का खजाना था, उस खजाने पर अब रितु तावड़े आकर के बैठ गई। रितु तावड़े भारतीय जनता पार्टी की काउंसिलर हैं। 2012 में भारतीय जनता पार्टी में आई, उसके पहले ये कांग्रेस पार्टी में थी। तो जब कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आकर के भारतीय जनता पार्टी की एक प्रकार से माउथपीस बन गई और अपने कई महिला प्रतिद्वंदियों को अपनी पार्टी के अंदर 5-6 नाम चल रहे थे महिला मेयर के लिए, मेयर पोस्ट के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर नाम चल रहे थे, उसमें एक से एक खिलाड़ी थी जिनको पछाड़ करके रितु तावड़े आई हैं। एक बात और ध्यान रख लीजिए, इस बार का जो पद है वो सुरक्षित था जनरल कैटेगरी के लिए। ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए या रिजर्व कैटेगरी के लिए इस बार का पद सुरक्षित नहीं था। इस बार का पद सुरक्षित था जनरल कैटेगरी में। और भारतीय जनता पार्टी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया। जनरल कैटेगरी की उम्मीदवार और उसमें महिला उम्मीदवार को, अगर आप दिल्ली में भी आप देखें तो दिल्ली में भी टेन्योर है। हर साल महिला के लिए भी एक कई बार साल में
एक दो साल के बाद महिला का वो सीट हो जाता है, रिजर्व हो जाता है वुमेन कैंडिडेट के लिए। तो इस बार वहां पर वुमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व सीट नहीं था और ना ही एससी एसटी कैटेगरी के लिए था, रिजर्व कैटेगरी के लिए था, बल्कि इस बार जो रिजर्व था सीट वो जनरल कैटेगरी के लिए था। और जनरल कैटेगरी में रितु तावड़े जी को ले आए भारतीय जनता पार्टी वाले और अपने बहुत सारे कंटेंडर को मात देकर के रितु तावड़े पहुंच गई है। अब रितु तावड़े कांग्रेस पार्टी से आई भारतीय जनता पार्टी में, तो तबलची कह रहे हैं कि देखिए इनके पास अपना नेता नहीं है, अपने कार्यकर्ता अपने नेता की भारतीय जनता पार्टी अपेक्षा कर रही है, उपेक्षा कर रही है और ये अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोष पैदा कर रही है। बीजेपी, ये कौन कह रही है? शिवसेना उद्धव के तबलची संजय राउत जैसे खिलाड़ी की रोष पैदा कर रहे हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे के बाकी जो खिलाड़ी हैं वो कह रहे हैं कि अपनी पार्टी में असंतोष पैदा कर रहे हैं। अरे भाई, असंतोष पैदा कर रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है, तुमको क्या लेना देना इससे? आप असंतोष के बारे में क्यों फिक्रमंद हैं? आपको फिक्रमंद रहने की जरूरत नहीं है। असंतोष अगर बीजेपी के अंदर है तो भारतीय जनता पार्टी उस असंतोष को कैसे दूर करेगी, नहीं करेगी, ये बीजेपी का मामला है। लेकिन रितु तावड़े को मेयर का पद दे करके भारतीय जनता पार्टी ने मास्टर स्ट्रोक खेला किशोरी पेडनेकर को। अभी नहीं तो कहते देखिए हमने महिलाओं को दिया था, हमारी तरफ से महिला उम्मीदवार थी, किशोरी पेडनेकर इतने दिन से चेयरमैन रही। लेकिन दर्द अब किशोरी पेडनेकर का नहीं है, दर्द है कि 74,000 करोड़ रुपए से एक नया पैसा नहीं मिलेगा। और ये जो 68 जीत के आए हैं हमारे काउंसिलर, पता नहीं कितने दिन हमारे साथ रहेंगे। जैसे जैसे सत्ता का दिन बढ़ेगा वैसे वैसे ये काउंसिलर छोड़ने का मन बनाएंगे और टाइट किया जाएगा जब उनके इलाके में काम नहीं होगा। किनके इलाके में? ये इलाका होगा शिवसेना उद्धव के काउंसिलर का। और जब उनके इलाके में काम नहीं हो पाएगा तो उनको कहा जाएगा, अरे भाई काम के लिए तो हम पूरा खजाना खोलने के लिए तैयार हैं, थोड़ी हमारी तरफ भी तो दृष्टि रखिए। और अगर ऐसा प्रलोभन गया तो वो काउंसिलर बहुत दिन तक इंतजार नहीं करेंगे। तो पहली बात तो ये, आज दिन सोमवार 2026 फरवरी का महीना, उसके बाद कमाई का ताला बंद, खजाना क्लोज, हफ्ता वसूली बंद, पूरी तरह से बंद। सिर्फ मुंबई की कमाई पर ये दोनों बाप बेटा अपनी जिंदगी चला रहा था, वरना इस दोनों बाप बेटे की कोई औकात नहीं है। बाला साहब ठाकरे की फिलॉसफी को तिलांजलि ये पहले ही दे चुका है। भारतीय जनता पार्टी को पीठ में खंजर ये पहले ही घोंप चुका है। तो अब जो हफ्ता वसूली, अवैध धंधा जो इनका चलता था, वो सारे धंधे बंद होंगे। अभी भी कैबरे चल रहे हैं छिप छिप करके कुछ इलाकों में। कुछ दिन पहले ही बांद्रा के इलाकों से तहखाने से कैबरे डांसर को पकड़ा गया था, कुछ ही दिन पहले की बात है। अभी भी अवैध रेस्टोरेंट चलाना बंद, जितना अवैध कारोबार इनका चल रहा है सब बंद। और सबकी जानकारी मुंबई के एक एक पार्षद को है कि ये दोनों बाप बेटे का अवैध कारोबार मुंबई में क्या क्या चल रहा है। तो पहली बात तो ये हुई कि 74,000 करोड़ से जो अभी डेवलपमेंटल वर्क होगा उससे जो कमीशन आने थे वो चौपट हो गया। और इनको उम्मीद थी कि हम तो मुंबई महानगर पालिका में आएंगे ही, और उसके बाद धारावी जो 22,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो अदानी को चला गया है, उस धारावी को ये रोकना चाह रहे थे, उस पूरे प्रोजेक्ट को ये रोकना चाह रहे थे। तो इनको उम्मीद थी कि हम आएंगे और धारावी वाला प्रोजेक्ट भी शुरू करवाएंगे। तो विधानसभा में आने की उम्मीद थी, नहीं आए। लोकसभा में आने की उम्मीद थी, नहीं आए। तो अब था कि किसी तरीके से मुंबई के सिटाडल को, मुंबई के दुर्ग को बचा लें। मुंबई का दुर्ग भी नहीं बचा, और मुंबई के दुर्ग बचाने के पीछे सिर्फ यही थी, माया नगरी के दुर्ग को अपने हाथ में रखो। वो भी हाथ से छिटक गया। कल ही आरएसएस की बैठक हुई, सारे माया नगरी के मायावी पहुंच गए,
हाजिरी लगाने के लिए मोहन भागवत जी के यहाँ। सलमान खान भी पहुंचे थे, ये मैंने आपको स्टोरी कल बताया था और आपने वो वीडियो देखा होगा। तो सारे लोग पहुंच गए वहां पे। तो अब इनकी माया भी गई, लक्ष्मी भी गई और कुछ भी करने के लायक नहीं। और अब तो खेल शुरू हुआ है मित्रों बर्बादी का। एक तो सत्ता, खाली सत्ता नहीं गई, कमाई चला गया, धन का अब हानि शुरू हो गया। और उसके बाद बेईमानी का जो धन की उगाही अभी भी चल रही थी, उस पर अब अंकुश आज के बाद से ही लग जाएगा। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं कि आज के बाद से ये 67, 68, 65 जो भी इनके अपने हैं, 6-7 एमएनएस के और इनके जो भी हैं, ये सब मिला करके 65 जो हैं इनके, ये सब मिला करके भी ये कुछ कर नहीं पाएंगे। और 60-65 काउंसलर में से कितने काउंसलर टूट करके बीजेपी की राह पकड़ते हैं, कहना मुश्किल है। संपर्क में है सारे काउंसलर, लेकिन आज से तो खेल शुरू होगा। दूसरे काउंसलर के, बीजेपी के काउंसलर के इलाके में, एकनाथ शिंदे के काउंसलर के इलाके में डेवलपमेंट का काम शुरू होगा, इनके इलाके में डेवलपमेंट का काम रुक जाएगा। रुकेगा तो जनता नाराज होगी, और जब जनता नाराज होगी तो दबाव बनाएगी, दबाव बनाएगी तो काउंसलर बाप बाप करेंगे, त्राहिमाम करेंगे। काउंसलर दौड़ करके पहुंचेंगे मुख्यमंत्री के पास, काउंसलर दौड़ करके पहुंचेंगे मेयर के पास, काउंसलर दौड़ दौड़ करके पहुंचेंगे एकनाथ शिंदे जी के पास कि माए बाप किसी तरीके से बचाओ, हमारे इलाके में काम नहीं हो रहा है। और इसी बार की बारिश में खेल खत्म हो जाएगा। हर बारिश वहां पर पैसे का खेल होता है। हर बारिश में, बारिश के पहले ही पैसे रिलीज होते हैं, क्योंकि नाले की सफाई होनी है, कहीं ड्रेन चौक तो नहीं हो गया है। मीठी नदी का स्कैम आप सबको मालूम ही है। तो हर बारिश के पहले ही, इस बार मार्च आ गया साहब, जून जुलाई मई, अप्रैल मई जून में ही ये पैसे, मार्च का जो बाद से फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा उसमें पैसे रिलीज होंगे। और पैसे इनको रिलीज होंगे नहीं, कोई ना कोई बहाना लगेगा, लगना ही है, लगता ही है। और तब इनकी पार्टी में टूट होगी, उस बारे में भी हम आपको बताएंगे। संपर्क में है, पहले भी मैंने आप कहा कि जिस दिन ये चुनाव रिजल्ट आया था उसी दिन 20-25 काउंसलर संपर्क में थे। खैर, उसको किसी तरीके से मना लिया, क्योंकि उस वक्त इन्होंने कहानी किया कि हम इन्हीं को तोड़ देंगे, महायुति को तोड़ देंगे, हम महाविकास अघाड़ी की सरकार बन जाएगी। इन्होंने तिकड़म शुरू किया था। और इसीलिए आपने देखा होगा कि अजित पवार की मौत के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी ने वक्त नहीं गवाया, अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को फौरन डिप्टी चीफ मिनिस्टर घोषित कर दिया कि कहीं कोई इधर उधर ना बात हो जाए, कोई वो न टूटे, न इधर न टूटे, माहौल थोड़ा सा बिगड़ सकता है। सारे माहौल पर तेजी से नियंत्रण कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने। अब इसका जो आफ्टर इफेक्ट है वो आज से देखना आपको शुरू हो जाएगा। और दोनों बाप बेटे को दिशा सुशांत के न्याय की तारीख आज से शुरू, बर्बादी धीरे धीरे शुरू। अदालत में भी तारीख पड़ेगी और इधर पैसे भी गए, सत्ता भी गई, इज्जत तो पहले ही तार तार हो चुकी है। हर तरह से दिशा सुशांत ने एक प्रकार से बाप बेटे से न्याय ले लिया है, और जो कुछ बाकी है उसकी शुरुआत हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।